सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश में समस्याओं का अंबार है और समस्याओं पर पत्रकारों की नज़र कम, पैसे पर पत्रकारों की भी नज़र ज़्यादा है। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ कहने मात्र का है। सारे स्तंभ जो हैं वो टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं। जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर लोग मौन हैं और जो नॉन इशू है उस पर लोग कंटिन्यू बातें करके ऐसे ऐसे हेडलाइंस देते हैं कि पब्लिक उसी में उलझी रह जाती है। अब चुनाव सर पर है, हो सकता है कुछ देर में ऐलान हो जाए या फिर कल ऐलान हो, लेकिन ऐलान तो अब होना ही है। ऐसे में चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए, वास्तविकता क्या है, मुद्दे असल आम लोगों के क्या हैं, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के चेयरमैन और जाने माने समाज सेवी और स्वयं एक मानवीय आधार पर अपनी पार्टी भी चला रहे एएनपी, आप एएनपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक इन्होंने अलायंस भी कई पार्टियों का बनाया है, नेशनल ग्रांड अलायंस एनजीए, आप उसके भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, डॉक्टर एमयू दुआ साहब। सबसे पहले दुआ साहब, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने समय निकाला। सर, एकदम सिंपल सी बात है, चुनाव का समझिए बिगुल बज चुका, हो ही जाएगा। अनेकों मामले जो है वो जनता के बीच डाल दिए गए हैं। ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, कभी आप देख ही रहे, कभी ईवीएम का मुद्दा है, कहीं पर अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा भी छाया रहा कुछ दिनों तक, अभी चल ही रहा बल्कि उस क्लियर नहीं हुआ है। राम मंदिर मुद्दा तो देखा ही आपने, लेकिन वाकई आम लोग जो भारत के हैं उनका मुद्दा क्या होना चाहिए, कैसे आप बताएंगे इस लोकसभा चुनाव में? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग बड़े अच्छे मुद्दे उठाते हैं। सही कहा कि लोग जो है सही मुद्दे से भटके होते हैं या अंधभक्त होते हैं या कुछ लोग कहा उनके पीछे भागते हैं। आज 76 वर्षों से जब हम देश की आज़ादी का हम जश्न अमृत महोत्सव मनाने की खुशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे जब हमें ये पता चलता है कि हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद ही नहीं है और लोग जो है इन प्रकार तरीके से 76 वर्षों से लूटते रहा है देश को, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी हो। हालांकि भारत के अंदर लोग पार्टी की गेम खेलते हैं, पार्टी नहीं है। यहाँ पे 12-13 लोगों को गैंगस्टर, एक डॉन लोगों का, जिस तरह से किसी फिल्म को आप देखते हैं, शोले देखिए, कोई और फिल्म को देखिए, तो वहाँ पे जो निगेटिव रोल करने वाले होते हैं जिनको आप खलनायक कहते हैं, वहाँ डॉन होता है और डॉन के नीचे दूसरा डॉन होता है। तो डॉन जो होता है वो दूसरा डॉन को कहता है इसको मर्डर करो, इसको लूटो, इसको पीटो, और जब वो देखता है कि ये कहीं हमारा जगह न ले लेगा तो उसको जो है दल बदल कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। और ये जो वर्तमान सरकार है वो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में, आप देखा हरियाणा में, आप देखा बिहार में, आप देखा महाराष्ट्र में, ये इस तरह की तोड़ फोड़ करके राजनीति करते रहते हैं सत्ता के लिए। कोई भी लोग जिन हमारे 141 करोड़ की जो आबादी है उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको सुरक्षा मिले, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, मलाई चाहिए। अपने तरीके से जो ये कहते हैं कि मैं सेवक हूं, ये कहते हैं मैं चौकीदार हूं, लेकिन ना ये चौकीदारी पूरा तरीके से निभाते हैं, ना ये सेवा के रूप में निभाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं मैं खाली झोला लेके आया हूं, तो झोला में कितना माल लेके जाते हैं, आते हैं, ये पता नहीं चलता। आपने अभी कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड है। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मैं काला धन, जो भी भ्रष्टाचार करेगा मैं सबको जेल भेज दूंगा, चाहे कोई भी हो, और दूसरी तरफ काला धन को सफेद धन करने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड के तरीके से कौन पैसा दिया, कहां से पैसा लिया, किसको कितना फायदा पहुंचाया, और आप उसको जो है ना बता करके आप जो है 16,000 करोड़ लेते हैं। और जब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट आप इस पे संज्ञान लेती है, लोग इस पे जब रीट डालते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं। वहां पे बैंकों को भी आपने लामबंद कर रखा है, आपने इलेक्शन कमीशन को भी फोटो रख रखा है, जितने भी चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सबको आपने पॉकेट में रखा है। और जो दशा दिशा जो मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेड मीडिया है, आपने उसको भी बंधक बना रखा है। और आप कहते हैं सबका फाइल चूंकि काला है,
इसलिए हमारा कोई दुश्मन या हमारा कोई विपक्ष हो ही नहीं सकता, मैं हूं, मैं ही 400 पार करूंगा। तो फिर इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं भाई? आप राजा हैं, आप जो है विष्णु के अवतार हैं, आप रहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन आज हमारे देश के जो गरीबी का जो इन्होंने एक पोजीशन पहुंचा दिया है, 111 जर्नलिस्ट महोदय, आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग भारत के अंदर 111वें स्थान पे गरीबी पे आ गए। हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ का लोन लीन हो गया है। हर नौजवान को 1,40,000 हमें जो है ऋण देना पड़ेगा। वो कहां से देंगे? हमें कहा जाता है कि आप अगर 30 रुपया कमा रहे हो, 32 रुपया कमा रहे हो तो आप राजा हो, आप गरीब हो ही नहीं। जबकि हम उसमें जो है एक शाम का एक थाली हमें खाना नहीं मिलता। हमें अगर कहीं गरीब से गरीब कहीं भी जाएंगे, आप ढाबे में भी जाएंगे तो कम से कम 50-60 रुपए का आपको 2 रोटी, थोड़ी सी चावल और सब्जी मिल जाए एक शाम, और उसके बाद नहीं मिलता। तो हम कैसे जिएंगे 32 रुपये में? और दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट के अंदर 1 रुपया का चाय पीते हैं, 8 रुपया का बिरयानी खाते हैं, आप जो है अंडा खाते हैं, आप 13 रुपया का मछली खाते हैं, आप जो है वहां छाछ 3 रुपए में और रोटी 1 रुपया में। तो ये मैं आपके चैनल से देश के जो हमारे जो सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, जो हमारे देश का जो रख रखाव कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे भाई, आप पार्लियामेंट की तरह हर जगह होटल खोल दो, हर गांव देहात में खोल दो। हम 30 रुपया में ही जी लेंगे, बाकी पैसा कमा के आपको दे देंगे, आप मौज मस्ती कर लेना। तो यह हालात है कि हम मुख्य मुद्दा से भाग जाते हैं। और ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, जब आप कह रहे हैं कि मैं 370 400 पार, तो फिर चुनाव किस बात का? पहली। दूसरा, आप इलेक्ट्रो बॉन्ड से इतना पैसा लूटा, आप बताए नहीं। आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूं। तीसरा, आप ईवीएम से चोरी करते हैं और कहा जाता है जनता और सारे सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारी पार्टियां, जो 300 से ज्यादा पार्टियां हैं, वो कह रही है कि आप जो है ईवीएम हटाइए और बैलेट लाइए, लेकिन आपको राहुल गांधी ने भी कहा नहीं है। आप किसान है, आप जाने नहीं देते, कभी भी आप धारा 144 तथा कथित लगा देते हो, आप रोक देते हो, सड़कों पे चलने नहीं देते हो। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही कहते हैं, इसको हिटलरगिरी कहते हैं, इसको जो है आप जो है अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और आज 15 मार्च है, आपको 12 मार्च को अधिसूचना लाना था। आपका इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन इस्तीफा देता है, एक सीट खाली रहता है, बगैर कानून बताए, बिना कानून बताए जब वहां पे लिस्ट दिया जाता है तो आपने एक प्रकार से 6 लोगों का नाम देके 2 को कहते ये हो गया। आपने अपने लोगों को आपने इलेक्शन कमीशन का बना दिया। कहां चोरी करोगे, कैसे डकैती करोगे, क्या करोगे, ये तो मनसा आपका जानता है। लेकिन आप डरे हुए हो, और इस तरह से डरे हुए हो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो 8 साढ़े 8 बजे ताली और थाली बजाने का जीएसटी ये जो सुनाते हैं हमारे देश के आदरणीय माननीय सामान्य जी, वो कहीं आज रात में या कल रात में ऐसा ना कर दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और अभी हम चुनाव ही नहीं कराएंगे, हम परिसीमन करेंगे कई राज्यों में क्या क्या होगा और उसका सब तैयारी करके हम 26 और 27 में 2 साल के बाद करेंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर उनको ये गुमान है कि मैं 400 पार हो रहा हूं, तो हो सकता है कि ये चुनाव होगा। और इसमें जो अगर ईवीएम हटा दें और मुख्य मुद्दा को लाएं, और जो हमारे तमाम भारत के नौजवान हैं, जो 65 करोड़ नौजवान हैं, महिलाएं हैं, ये तमाम लोग अगर लामबंद हो जाए, जो 85% के अपना हिस्सा चाहते हैं, जो मुसलमान पूरे भारत में 21% है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े बटे हुए, वो अगर एक हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये 400 नहीं बल्कि 4 के नीचे हो जाएंगे। नहीं तो कुल मिला के इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से मुद्दा क्या बेहतर होना चाहिए, जो जनता को समझाने वाली बात? जर्नलिस्ट महोदय, न पक्ष है न विपक्ष है। विपक्ष कहां है? आप कहते हैं कि एक एनडीए है, तो इंडिया में 38 पार्टी है, वो अकेले भी नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं मुमकिन है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं ही कहूं तो दूसरा कोई नहीं। अब सुन रहे हैं, दूसरी तरफ आप विपक्ष कहते हैं। विपक्ष में कौन लोग हैं? विपक्ष में 5, 6, 7 लोग हैं, वो सब गैंगस्टर डॉन है, जो सब करप्शन भ्रष्टाचार लूटा है, खसोटा है, मुसलमानों को, दलितों को, शोषितों को उन्होंने 70 साल से क्या दिया है। हाँ, देश के लिए जब काम होता है, जब हमारा ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे जो है न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका होता है, सिक्योरिटी होती है, वो काम तो एक सिस्टम में होता है। लेकिन आपने विकास के नाम पे
आपने ज्यादा से ज्यादा लूटा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के रीजन में भी हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 85% लोग खा जाते हैं, 15% जो है जो जिनको मिलना चाहिए 15% मिलता है। तो आप कह रहे हैं भाई हल क्या है सर? हल ये है कि हमें जात पात से ऊपर उठ करके मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के आधार पे आकर करके और हक, हुकूक, हक और अधिकार क्या सामना जो हमारा संविधान कहता है, जो अंबेडकर, जो राजेंद्र प्रसाद जो हमें दिया है, उनको मद्देनजर रखते हुए, लोकतंत्र को बचाते हुए अहरा नेशनल पार्टी जो हमने, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उस पे बिना जात पात, बिना ऊंच नीच, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी इस तरह का हट से हट कर करके अगर हम हक, अधिकार और आर्थिक आजादी, जो हम नौजवानों को रोजगार की जो समस्या है, जो उनको जो परेशान रहते हैं, उनको अगर आर्थिक आजादी मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनका घर भी ठीक रहेगा, उनका चूल्हा भी सही चलेगा। तो हमें आर्थिक आजादी देनी होगी और सामाजिक भागीदारी देनी होगी, और ये अहरा नेशनल पार्टी देगा। और ये जितने भी पक्ष और विपक्ष में जिनको कह रहे हैं ये पार्टी नहीं है, गैंगस्टर है और ये सब लुटेरे लोग हैं। और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर कहा ये सब लुटेरे हैं, सब लूटने वाले लोग हैं, पार्टी नहीं है, सब जो है परिवारवाद चल रहा है, सब कंपनी है। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये उन्हीं ने कहा। हम तो थोड़ा सा दोहराते हैं, हम तो एक छोटे से एक कार्यकर्ता है मानवाधिकार के, लेकिन ये खुद ही मैं मानवाधिकार से संबंधित एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मानवाधिकार के फील्ड में बड़ा काम किया है। अभी एक नया कानून फिर आया, नया तो नहीं कहा जाएगा, 5 साल पहले आया था, अब उसको लागू कर दिया गया, सीए। तो सीए को लेकर जो कंफ्यूजन है, आपको क्या लगता है इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा या कुछ नहीं होगा? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय में होता है कि हम अगर कोई दुखी है, अगर परेशान है, प्रताड़ित है, उनको कोई दूसरा देश के लोग उसको मार रहा है, पीट रहा है और उसको उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो दूसरा कंट्री उसको संरक्षण दे सकता है। ये तो एक मानवीय आता है। लेकिन अगर आप इसमें राजनीति करते हैं, आप वोट की राजनीति करते हैं, आप सत्ता पाने के लिए आप इस तरह की नफरत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदू को लाऊंगा, आप कहते हैं कि जो शोषित है, जो उनको मारा उत्पीड़ा जा रहा है, जिनको गलत केसेज में फंसा दिया गया, हम उसको संरक्षण देंगे, तो उसमें कोई भी जात के लोग हो सकते हैं। लेकिन आपने जात जोड़ दिया कि मैं तो हिंदू को लाऊंगा, और कहां से लाऊंगा? पूरे विश्व से नहीं लाऊंगा। वो कहां से लाएंगे? पाकिस्तान से लाएंगे, अफगानिस्तान से लाएंगे, इंडोनेशिया से लाएंगे और बांग्लादेश से लाएंगे। कौन है ये? हमारे देश का जो बॉर्डर लाइन है, ये जो हमारा एक हमारा पड़ोसी देश, सीमावर्ती तो देश, सीमावर्ती को ला करके आप जो दिखाना चाहते हैं, तो आप सीए लाना चाहते हैं। ठीक है साहब, आप सीए लाइए, कोई बात नहीं है, आपके पास संसाधन है, आपके पास खुद दौलत है, आप जो है कृषि प्रधान देश है, आप उनको नौकरी दीजिए, मकान दीजिए, घर दीजिए। कैसे देंगे नौकरी जब अपने देश के लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं? इन्होंने बड़ी चालाकी से इन्होंने पहले ही कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई फंक्शन में कहा कि मैं हिंदुस्तान के जितने वक्फ बोर्ड की जमीन है, अरबों खरबों कई एकड़ हैं, 1000-2000 एकड़ जमीन है, हम उन सबको हत्या के हम इनको जमीन पे बसा देंगे और फिर एनसीए की जगह हम एनसीआर लाएंगे, एनआरसी लाएंगे और उसमें जो है एक रजिस्टर्ड हम जो है एनपीआर बनाएंगे। एनपीआर में रजिस्ट्रेशन में क्या करेंगे? आप कब से भारत में रह रहे हो, आपके दादा परदादा कौन है, और उसके हिसाब से ये 50%, 50% आबादी को कम करने के लिए कि ये नागरिक नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये हमारे सनातनी नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र का एक परिक्रमा बना करके कि ये सब बाहर से आए हुए हैं, तो सबसे पहले इनको यूरेशियन को बनाना पड़ेगा। बनाए ना यूरेशियन को, जो ब्राह्मणवाद है, जो 3.32% है, लेकिन इनको टारगेट है मुसलमान को बनाऊंगा। लेकिन बनाओ ना, उसमें ये चाहते हैं कि हम 5 करोड़ लाएंगे और 20 करोड़ को हम जो है उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, बाहर भेज देंगे, और हमारा जो 29% जो वोट का शेयर था वो हमारा 30, 31, 32 हुआ है। अब मैं इस तरह से 5% और ले लूंगा। अगर मुझे 36-37% का वोट शेयरिंग आ गया तो मैं 400 पार हो जाऊंगा और फिर मेरी जो मर्जी, मेरी मर्जी, तेनू क्या। ये लेकर के चल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही भारत के लिए खतरनाक है और देश और विदेश इसको देख रही है, एक मजाक बना हुआ।
जो है आंख फाड़ने वाली सच्चाई है, ये कड़वा सच ह्यूमन है। राइट के प्लेटफॉर्म से आप देखिए, विरोध करेंगे? ह्यूमन राइट्स का है कि हम शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, सबके अधिकार समान हो, उसमें जात पात ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी तरह का नफरत ना हो। हम लोग ब्रदरहुड के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमारे बीच में जात और धर्म का, समुदाय का इतना खाई बढ़ा दिया गया है कि जो मानवाधिकार के काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने को पहचान नहीं रहे हैं कि वह है कौन। तो आज मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, जब यूनाइटेड नेशन जाते, एक बार नहीं 6 बार गए यूनाइटेड नेशन, जाकर के इन्होंने जो है वहां मत्था टेका और कहा कि अगर देश के अंदर मानवाधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, और अगर भेदभाव होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के अंदर मानवाधिकार कहां है? कहां है जहां हम जो शांति और प्यार से रहते हैं? यहां भेदभाव है, और भेदभाव आप कर रहे हैं। तो ये हमारे सेवक को और चौकीदार को नहीं शोभा देता। और इस तरह से अगर आज कहते हैं कि मैं 141 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, तो आपको 141 करोड़ का धर्मनिरपेक्ष देश में आपको सबको समान रूप से, ये मेरा गणराज्य है, आप इसको सेकुलर है, इसको लेकर के चलते हैं। लेकिन आप लोग तुले हुए हैं, आपका एजेंडा है कि मैं इसे हिंदू राष्ट्र और सनातन युग लाऊंगा और नफरत ही नफरत लाऊंगा, चाहे 100 करोड़ मर जाए, चाहे सब लोग मर जाए। और जो कौम, जो लोगों को डरना चाहिए, जिनको आवाज उठाना चाहिए, जिनको लामबंद होना चाहिए, जिनको आंदोलन और धरना करना चाहिए, वो सोचे नहीं ऐसा होगा। तो जब शपथ पड़ेगी, जब कानून बन जाएगा, तो शायद जागे। हम लोग जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जागरूकता दे रहे हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगातार कोर्ट कचहरी से लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों की अपलिफ्टमेंट हो। इसी कोशिश में हम लोग तमाम लगे हैं। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको सेवा करना चाहिए, वो सेवा ना कर करके वो सिर्फ देशद्रोह का काम कर रहे हैं, और हमें कहते हैं कि तुम देशद्रोह। तो ये हमें जो है गले से नीचे नहीं उतरता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमयू दुआ साहब। मैं फिर कोशिश करूंगा दोबारा आपको इस विषय पर स्टूडियो में बुलाने का। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।